हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। भौतिक जगत का आ गया हमारा ये जो है दूसरा बिंदु। और इससे पहले हमने दो बातों को जाना था। एक तो हमने ये कहा भाई भौतिक जगत क्या है, और दूसरा हमने ये बताया कि भौतिकी क्या है। ठीक, तो यहाँ भी आए कि भौतिकी का मतलब है प्रकृति, प्रकृति का ज्ञान, ये बात आ गई थी। ठीक, अब दूसरी बात आ गई भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, खास तौर से उन लोगों के लिए खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो भौतिकी पर बहस करना चाहते हैं, जो भौतिकी के तथ्यों पर बहस करना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। परीक्षा में आता नहीं है ये, लेकिन जानकारी ज़रूरी है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जो बहस नहीं करना चाहते, उत्तम विद्यार्थी जो होता है वो बहस नहीं करना चाहता, वो खोज करता है। मध्यम विद्यार्थी जानना तो चाहता है चीज़ों को, लेकिन बहस करना चाहता है। जो कनिष्क होता है, जो सबसे घटिया किस्म का, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ऐसा विद्यार्थी रट्टे मार मार के छोटी छोटी चीज़ों को याद करके परीक्षाओं में पास हो जाना चाहता है। ये सबसे छोटी कैटेगरी का विद्यार्थी होता है। यानी कि तीन टाइप के विद्यार्थी हो गए। एक हो गया उत्तम विद्यार्थी जो बहस नहीं करना चाहता, जो ज्ञान की गहराई में जाना चाहता है, जो ज्ञान को बटोरना चाहता है। मध्यम वाला बहस करना चाहता है, चीज़ों को जानना चाहता है। मध्यम विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं, 70 से 80% विद्यार्थी मध्यम होते हैं। 8 से 10% विद्यार्थी कनिष्क होते हैं, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, जिन्होंने ज़बरदस्ती से विज्ञान ले लिया है शौक शौक में, और इधर उधर घूमते रहते हैं यार दोस्तों में, और रट्टे रट्टे मार के पास होते रहते हैं, और बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो फेल हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, अपना फेल हो जाते हैं। मध्यम विद्यार्थी पास होता है क्योंकि बहस करना चाहता है, जानना चाहता है। उत्तम विद्यार्थी कामयाब होता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वो बहस नहीं करना चाहता। ये तीन तरह के विद्यार्थी होते हैं। खैर, क्योंकि बात चल रही है भौतिकी की और इसके प्रयोजन तथा उत्तेजना पर पहुंच जाते हैं। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। ये आ गया। अब यहाँ शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक को। क्या पाठ्य पुस्तक कहती है और कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं, विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, उत्तेजना क्यों है ना। उत्तेजना होती है, देखिए जब नया नया कंप्यूटर आया था हमारे ज़माने में, 1995-96 में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। शुरुआत तो उससे पहले ही हो गई थी, लेकिन 1995-96 में विंडो आ गई थी। विंडो का एक वर्जन आ गया था, विंडो 95 जो है, 95 नंबर का विंडो। तो कंप्यूटर आया तो बड़ा रोमांच, उत्तेजना, अरे इसमें क्या है, इसमें कैसे दिखता है। ऐसे ही जब शुरू में सिनेमा हॉल आया, गांव-गांव तक पहुंचा, तो बड़ी उत्तेजना थी लोगों में, अरे ये देखो क्या अमिताभ बच्चन नाच रहे हैं, टेलीविज़न आए गांव में। तो वो आप लोगों को पता नहीं, हमको पता है, 1980 के दशक में ये सब क्रांतियाँ हो रही थी। इस प्रकार फिर दूरसंचार प्रणाली आई, टेलीफोन, मोबाइल जो है 97-98 में मोबाइल आए, शुरू हो गए थे। पहले बड़े बड़े मोबाइल आते थे, फिर छोटे छोटे मोबाइल आने लग गए। बड़ा महंगा मोबाइल आया, नोकिया के मोबाइल आते थे पहले, बड़े महंगे मोबाइल होते थे। ठीक, नोकिया ने खूब कमाया है, मोबाइल में खूब कमाया है। अब भौतिकी के कार्य क्षेत्र विस्तार के बारे में हमें कुछ बोध इसके विभिन्न उपविषयों को देखकर हो सकता है। मूल रूप से इसके दो रुचिकर प्रभाव हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। तो प्रभाव क्या है? ठीक है, भौतिकी मूल रूप से दो प्रभाव हैं। क्या प्रभाव हैं? भौतिकी के प्रभाव। देखो याद करते चलेंगे। भौतिकी के प्रभाव, नंबर 1 स्थूल, और नंबर 2 सूक्ष्म। ये दो प्रभाव हैं। अब ये क्या क्या करते हैं? स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला, पार्थिव, खगोलीय स्तर की घटनाएं सम्मिलित होती हैं। जो स्थूल प्रभाव है, अगर यहाँ इनको हेडिंग बना के लिख दें, स्थूल प्रभाव में हम क्या पढ़ते हैं जरा बताएंगे? एक बार याद आएगा, है ना। स्थूल प्रभाव में क्या पढ़ते हैं?
कहता है स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला खगोलीय स्तर की परिघटनाएं पार्थिव। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, इसमें आ गई देखो प्रयोगशाला, नंबर 1, नंबर 2 पार्थिव, नंबर 3 खगोलीय स्तर की, खगोलीय स्तर की परिघटनाएं। ये किस में आ गई, ये स्थूल प्रभाव में आ गई। सूक्ष्म प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव में क्या क्या आता है, सूक्ष्म प्रभाव, इसमें क्या पढ़ते हैं, अणु और परमाणु, अणु और परमाणु, अणु और परमाणु के बारे में। ठीक, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं आती हैं। ठीक, परमाणुवीय आणविक, तो इसमें पहले लिख देते हैं परमाणुवीय, दूसरे नंबर पे आणविक, देखो आणविक, और तीसरे नंबर पे नाभिकीय। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं तुम्हारी नाभिकीय स्तर की परिघटनाएं आती हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। इसमें जो है चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत अब आ गई दूसरी भौतिकी। अब इसका देखो चिर सम्मत भौतिकी के बारे में बता रहा है। चिर सम्मत भौतिकी में क्या आता है, चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी में क्या आता है, चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। स्थूल परिघटनाएं, ठीक, यांत्रिकी, वैद्युत गति की, प्रकाशमिति और ऊष्मागति की। ठीक, यानी स्थूल परिघटनाएं, स्थूल परिघटनाओं पर विचार। कैसा कैसा विचार होता है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं इसमें, इसमें आ रही है यांत्रिकी, दूसरे नंबर पे आ रहा है वैद्युत भौतिकी। वैद्युत भौतिकी क्या हुआ है, बिजली, आवेश, इन सब की जो गणना होती है वैद्युत भौतिकी में। प्रकाश की यानी लाइट, प्रकाश की, और ऊष्मागति की। तो ये है चिर सम्मत भौतिकी, विचार करना, यानी विचार करना, परिघटनाओं पर विचार करना, ये है चिर सम्मत भौतिकी। इन बातों पर, यह घटनाएं पर विचार करना होता है। ठीक, अब इसके बाद यांत्रिकी विषय न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। जो यांत्रिकी है उसका आधार क्या है, न्यूटन के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम है। यानी जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी का आधार क्या है, यांत्रिकी का आधार है न्यूटन के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये दो बातें हैं यांत्रिकी में। यांत्रिकी का आधार कौन है, न्यूटन के नियम। ठीक, तो कुल मिलाकर ये सब जो है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भौतिकी कहाँ, किस किस भौतिकी में कहाँ क्या 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 पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये मुख्य बात है भौतिकी के अंदर, ये सब चीज़ें भौतिकी के अंदर रखी गई हैं। इसके बाद
आगे पढ़ते हैं। यांत्रिकी विषय न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है तथा इसका संबंध कणों, दृढ़ एवं विरूपणशील पिंडों तथा कणों के व्यापक निकायों की गति अथवा संतुलन से होता है। यानी कण और पिंड की गति जो है न्यूटन के नियम के अनुसार निकाली जाती है। ठीक, जेट के रूप में निष्कासित गैसों द्वारा रॉकेट नौधन, जल तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण, किसी बोझ के अधीन झुकी छड़ की साम्य अवस्था यांत्रिकी से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक, यानी तरंगों का संचरण ये भी यांत्रिकी के आधार पर होता है। तरंग गति जो है, यांत्रिक तरंगों की बात हो रही है, ये भी जो है यांत्रिकी के आधार पर होता है। यांत्रिक तरंग जैसे हम बोलते हैं हवा, ध्वनि तरंगे, है ना, तो ये पढ़ेंगे आगे। वैद्युत गति की आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं, इनके मूल नियमों में कुलाम, ऑस्टर्ड, एम्पियर तथा फैराडे ने प्रतिपादित किया तथा इन नियमों की संपुष्टि मैक्सवेल ने अपने समीकरणों के समुच्चय में द्वारा कर दी। किसी धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्यावर्ती वोल्टता सिग्नल से अनुक्रिया, किसी एंटेना की कार्यप्रणाली, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि विद्युत गतिकी की समस्याएं हैं। यानी विद्युत गतिकी में क्या है, आवेशों के बारे में जानकारी और चुंबकों के बारे में जानकारी। आवेशों की गति विद्युत क्षेत्र में, आवेशों के प्रभाव में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय प्रभाव में कैसे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार प्रभावित होती हैं, ये सारी बातें विद्युत गतिकी में हैं। ओके, तो विद्युत गतिकी के बारे में समझ में क्या 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 चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, आवेशों के बारे में और चुंबकों के बारे में जो जानकारियां हैं वो विद्युत गतिकी में रखी गई हैं। विद्युत गतिकी बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, विद्युत चुंबकी भी आता है, वो भी इसी में आ जाता है। ठीक, प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। दूरबीन, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, पतली झिर्री के रंग प्रकाशिकी के उप विषय हैं। प्रकाश में क्या, लेंस बनाना, सूक्ष्मदर्शी बनाना, दूरदर्शी बनाना, चश्मे बनाना, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं प्रकाश से संबंधित चीज़ें हैं वो सब प्रकाश मिति में आ जाती हैं, इसके उप विषय हो जाते हैं। यांत्रिकी की तुलना में ऊष्मागतिकी के अंदर वस्तुओं की समग्र गति पर विचार नहीं किया जाता, अपितु यह स्थूल संतुलन के नियमों पर विचार करती है तथा इसका संबंध बाह्य कार्य तथा ऊष्मा हस्तांतरण द्वारा निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रोपी आदि में अंतर से होता है। ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक की दक्षता, किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया की दिशा आदि ऊष्मा गतिकी की रोचक समस्याएं हैं। यानी जो हीट इंजन है, ऊष्मा इंजन है, जो आप देखते हैं तेल से चलता है इंजन, कोयले से चलता है इंजन, सब हीट इंजन जो होते हैं। प्रशीतक यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है घर में, ठीक, उसमें गैस चलाई जाती है, वो कैसे काम करता है, वही गैस जो है ठंडा करती है। या एसी है, कूलर जैसे एयर कंडीशनर लगा होता है ना। रासायनिक प्रक्रिया की दिशा, यानी ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जो भी है वो किस दिशा में होगी, उसमें कितनी ऊष्मा ली जाएगी, दी जाएगी, ये सब ऊष्मा गतिकी की रोचक समस्याएं हैं। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणुओं तथा नाभिकों के स्तर के सूक्ष्मतम पैमाने पर और इससे भी निम्न लंबाई के पैमाने पर द्रव्य के संगठन एवं संरचना तथा इनकी विभिन्न अन्वेषियों जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन तथा अन्य मूल कणों से अन्योन्य क्रियाओं पर विचार किया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी इस प्रभाव क्षेत्र से व्यवहार करने में सक्षम नहीं है। चिरसम्मत भौतिकी यानी जो सिर्फ विचार का विषय है, जो मोटी मोटी जानकारियाँ रखता है, वो है परमाणुओं में, फोटोन में, इलेक्ट्रॉन में या मूल कणों में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की जानकारी रखना, नाभिकों की जानकारी रखना, ये चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत नहीं आता है। परमाणु के अंदर की जानकारी या परमाणु की जानकारी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बात सीधी है। ठीक, तथा हाल ही में क्वांटम सिद्धांत को ही सूक्ष्म परिघटनाओं की जानकारी देने के लिए माना गया, रखा गया। अब इसमें क्या है, ये कहा जी पहला प्रयोग है रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया, स्वर्ण पर्णिका यानी सोने की पतली पट्टी पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों को डाला गया। अल्फा कणों को डालने से वहाँ पर उसने स्वर्ण के अंदर, लोहे क्या नाम, सोने के अंदर जो है, सोने की पतली पट्टी के अंदर उसने कुछ अध्ययन किया और ये अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग है इसके बारे में आपने सुना भी होगा।
आप जानते भी होंगे, यहाँ इसको लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसकी जानकारी ज़रूर दूंगा आपको, क्योंकि ये यहाँ का विषय नहीं है। अल्फ़ा कण जब डाले जाते हैं किसी स्वर्ण पत्रिका या पट्टिका के ऊपर, तो उसमें से ज़्यादातर कण निकल जाते हैं, कुछ कण विक्षेपित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कण निकल जाते हैं, इसका मतलब ज़्यादातर हिस्सा परमाणु का खाली है। थोड़े से कण विक्षेपित होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें धनावेश है, क्योंकि अल्फ़ा कणों पर धनावेश होता है। कुछ कण टकराने के बाद बिल्कुल वापस हो जाते हैं, जो कि त्यों वापस हो जाते हैं, इसका मतलब कोई भारी वस्तु है जहाँ से वो टकरा कर वापस हो गए, तो बाद में उसको नाभिक कहा गया। विक्षेपित हो गए, इसका मतलब नाभिक में धनात्मक आवेश है, क्योंकि अल्फा कण पर भी धनात्मक आवेश है, और धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित कर देता है, इसलिए कुछ विक्षेपित हो गए। ये मोटी मोटी 3 बातें अल्फा कणों में थी, जो परमाणु की खोज में बहुत अहम साबित हुई, और ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। ठीक, चलिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं। व्याख्या करने के लिए उचित ढांचा माना गया। व्यापक रूप से भौतिकी का प्रासाद सुंदर एवं भव्य है, और जैसे जैसे आप इस विषय में आगे बढ़ेंगे, इसका महत्व अधिक का अधिक होता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप इस विषय को जानना चाहेंगे, जानने की इच्छा होगी, तो आपको अच्छा लगेगा, भव्य होता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी। ठीक, जानना नहीं चाहते, कुछ और कहीं और मन लगा रखा है तो अलग बात है, लेकिन जानना चाहेंगे तो रुचि बढ़ेगी, अच्छा लगेगा। अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र वास्तव में विस्तृत है। यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के परिमाणों के विशाल परिसर का प्रतिपादन करती है। एक और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि संबंधित परिघटनाओं की लंबाई के अति सूक्ष्म पैमाने पर, यानी कम से कम जो भौतिकी, यहाँ जो बात करेंगे ये कम से कम जो दूरी भौतिकी में नापी जा सकती है, कम से कम जो लंबाई भौतिकी में नापी जा सकती है, वो क्या है? लंबाई का प्राश। ये बात याद करनी है, पक्का इसको समझ लेना है। लंबाई का प्रास 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻26 मीटर तक है। ठीक, यह नाभिक का आकार है, और यह ब्रह्मांड का आकार है। ऐसे, ठीक। पूरे विश्व का द्रव्यमान 10⁻55 किलो है। अगर किलोग्राम की रेंज तक देखें तो पूरे विश्व का द्रव्यमान 55 किलो है। ये लंबाई के हिसाब से है, ठीक। अब द्रव्यमान का प्रास भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान का प्रास, अधिक से अधिक द्रव्यमान ब्रह्मांड का है। कहाँ से कहाँ तक? 10⁻−30 किलोग्राम से 10⁻55 किलोग्राम तक। देखिए इतना है ये। 10⁻−30 या 10⁻−31 ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और पूरे विश्व का द्रव्यमान कितना है? 10⁻55 किलो है। तो जानकारी में आया ये द्रव्यमान का प्रास है, ठीक। यानी मनुष्य ने कितनी तरक्की की है। मनुष्य कम से कम कितना द्रव्यमान नाप सकता है? तो 10⁻−30 और 10⁻55 तक नाप सकता है, जो पाया गया। इसके बाद कम से कम कितनी दूरी नाभिक के अंदर या लंबाई नाप सकता है? नाभिक के आकार तक मनुष्य पहुंच गया है, 10⁻−15। इसे बोलते हैं फर्मी फेमटोमीटर। बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। मात्रक एवं मापन के चैप्टर में बताते हैं इसको। और ये है अधिकतम, यानी ब्रह्मांड का जो आप अपनी गैलेक्सी देखते हैं, सूर्य के चारों तरफ आकाश कहाँ तक फैला, तो यहाँ तक की जानकारी लगभग ले ली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻26 तक मामला पहुँचा हुआ है, ठीक। लंबाई के 2 पैमाने, 10⁻40 का प्रास है, यानी 10⁻40 का लगभग अंतर है इसमें। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। 10⁻40 प्रास जो 10⁻40 तक पहुंच गया मामला। भौतिकी कई प्रकार से उत्तेजक है। कुछ व्यक्ति इसके मूल सिद्धांतों में लालित्य तथा व्यापकता से इस तथ्य को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं कि भौतिकी की कुछ मूल संकल्पनाएं तथा नियमों द्वारा भौतिक राशियों के विशाल परिसर को प्रतिपादित करने वाली परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती है।
कुछ अन्य के लिए प्रकृति के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए कल्पनाशील नवीन प्रयोग करने की चुनौती, नियमों का सत्यापन अथवा निराकरण रोमांचकारी हो सकता है। अनुप्रयोग भौतिकी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भौतिक नियमों के अनुप्रयोग तथा स्वार्थ साधनों द्वारा उपयोगी युक्तियों का निर्माण करना भौतिकी के अत्यंत रोचक तथा उत्तेजनापूर्ण भाग हैं, जिसके लिए अत्यधिक प्रवीणता तथा सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रवीणता और सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। यानी विज्ञान को जानने के लिए प्रवीणता अधिक चाहिए, प्रयास सतत करना होगा। जो बच्चे लगातार नहीं पढ़ते, रोज नहीं पढ़ते, तो समझ गए होंगे आप भूल जाते हैं। भूलने की समस्या है। भूलने की समस्या यानी अभ्यास में कमी है, चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ाया गया। दूसरी समस्या, चीज़ों को ठीक से समझा नहीं गया, यानी प्रवीणता का अभाव, प्रवीणता का अभाव। ठीक, चलिए, पिछली कुछ शताब्दियों में भौतिकी में हुई असाधारण प्रगति का क्या रहस्य है। विशाल प्रगति प्राय हमारे मूल अवबोधन में परिवर्तनों को संकलन होती है। पहले यह अनुभव किया गया कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए केवल गुणात्मक सोच होना, यद्यपि निस्संदेह यह महत्वपूर्ण है, पर्याप्त नहीं। भौतिकी जिसमें प्राकृतिक नियमों को संपुष्ट गणितीय समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, में वैज्ञानिक विकास के लिए मात्रात्मक मापन प्रमुख होना चाहिए। यानी गुणात्मक सोच होना और मात्रात्मक मापन जरूरी होना चाहिए। ठीक, जानने के लिए प्रगति का रहस्य क्या है? परिवर्तनों को, प्रकृति के परिवर्तन को जानने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रकृति के परिवर्तन को जानने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, यानी विज्ञान में दो बातें आवश्यक हैं। अगर आप विज्ञान को जानना चाहते हैं तो दो बातें आवश्यक हैं। एक है गुणात्मक विश्लेषण, यहाँ पे लिखा गया है दो बातें आवश्यक हैं। गुणात्मक सोच होना, एक है गुणात्मक सोच, और दूसरी चीज है मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन, ये दो बातें हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, यानी आप उस रास्ते पर जाना चाहते हैं जहां आपकी सोच वैज्ञानिक हो, भौतिक विज्ञान की सोच हो, आपकी गणित की सोच हो, तो ये दो बातें ज़रूरी है। एक, आपकी सोच में गुण भरा हो, आपके अंदर गुण होने चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ मात्रात्मक मापन, यानी आप नाप तौल में माहिर हो, आप मात्रा लगाने में कि भाई कितना क्या होगा, कितने घंटे पढ़ के कितना फ़ायदा होगा, कितने घंटे न्यूमेरिकल करें, कितने घंटे थ्योरी पढ़ें, हैं क्या खोज करनी है, कितने घंटे का समय पढ़ाई को देना चाहिए, कितने घंटे का समय नहाने में देना चाहिए, कितने मिनट में नहाना चाहिए, कितने मिनट में खाना खाना चाहिए, ये सारी जो एक विवेक है, समझदारी है, कह रहा ये बहुत ज़रूरी है। ये है मात्रात्मक मापन, यानी सब चीज़ों को नाप तोल कर करना। सब चीज़ों को नाप तोल कर करेंगे तो आपके प्रयोग सफल होंगे और आपकी मेहनत भी सफल होगी। ये दो बातें अगर आपने समझ ली तो आप अच्छे विद्यार्थी होंगे। मैंने इस क्लास में शुरू में बताया था उत्तम विद्यार्थी कौन है। उत्तम विद्यार्थी वही है जिसकी सोच गुणात्मक है और जो मात्रात्मक मापन कर सकता है, जो चीज़ों को नाप तोल के रखता है, व्यवस्था को नाप तोल के चलाता है, वही है उत्तम विद्यार्थी। ठीक, तो ये बात आ गई, आगे बढ़ गए बच्चों हम लोग। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक हैं। समान नियमों को व्यापक रूप से विभिन्न प्रसंगों में लागू किया जा सकता है। अंत में सन्निकटन की योजना अत्यंत सफल सिद्ध हुई। दैनिक जीवन में अधिकांश प्रसिद्ध परिघटनाएं मूल नियमों की जटिल अभिव्यक्ति होती हैं। भौतिकी में जो मूल नियम होते हैं, भौतिकी में जो प्रकृति के मूल नियम होते हैं, ज़्यादातर घटनाएं उन्हीं की अभिव्यक्ति होती हैं। जैसे हम न्यूटन के नियम कहें, हर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक, बल लगे हुए हैं, या तो ये विद्युत बल होगा, या चुंबकीय बल होगा, या गुरुत्वीय बल होगा। कुल मिलाकर जो मूल नियम हैं, परिघटनाएं उन्हीं के दायरे में ज़्यादातर होती रहती हैं। ठीक, ये कहने का तात्पर्य यह है। वैज्ञानिकों ने किसी परिघटना की सारभूत विशेषताओं के सार निकालने के महत्व की पहचान उस परिघटना के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पहलुओं से की। किसी परिघटना के सभी जटिलताओं को एक साथ एक ही बार में स्पष्ट कर पाना व्यवहारिक नहीं है। किसी भी परिघटना के पीछे कितने कारण हैं, इसको एक साथ नहीं बताया जा सकता। कोई भी घटना अगर प्रकृति में घटती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक,
हम कहेंगे कि यार ये तो इस कारण हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। कारण बहुत होते हैं, सारे कारणों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। एक अच्छी युक्ति वही है कि पहले किसी परिघटना के परमावश्यक लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करके उसके मूल सिद्धांतों को खोजा जाए और फिर संशोधियों को सन्निकट करके उस परिघटना के सिद्धांतों को एक परिशुद्ध और अधिक परिशुद्ध बनाया जाए। उदाहरण के लिए किसी पत्थर तथा पंख को समान ऊंचाई से एक साथ गिरने पर वे एक साथ पृथ्वी पर नहीं गिरते। इसका कारण है कि गुरुत्व बल के अधीन मुक्त पतन में हवा का प्रतिरोध काम कर रहा है। यानी हमें यह प्रयोग ऐसे करना होगा कि हवा का प्रतिरोध ना लगे। अब मान लीजिए, बहुत छोटी सी बात बताएंगे यहाँ, ये कह रहा है जी गड़बड़ी हो जाती है। एक मान लीजिए गेंद है और एक पंख है, ये पंख है मान लीजिए, ये दोनों छोड़े जाएं तो इनके गिरने में समय समान नहीं होता, जबकि गुरुत्व बल के अधीन गति होने का नियम ये कहता है कि दोनों एक ही समय पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अब कारण क्या है? हवा का प्रतिरोध गेंद पर कम है, पंख पर ज़्यादा है। इसका मतलब ये पंख बाद में गिरेगा, बॉल पहले गिर जाएगी, गेंद पहले गिर जाएगी। अगर हम इस प्रयोग को भली भांति करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को ऐसी लंबी नली में, एक ऐसी लंबी नली में गिराना होगा जिसमें हवा ना हो, हवा का प्रतिरोध ना हो। या फिर अगर हम इस प्रयोग को करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो हमें पंख को नहीं बल्कि किसी ऐसी वस्तु को लेना होगा जिस पर हवा का प्रतिरोध नगण्य हो। ठीक, तो यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि गेंद और पंख को छोड़ दिया जाए तो पंख देर में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुत्व बल में कोई या गुरुत्व त्वरण में कोई गड़बड़ है। इसका मतलब है कि पंख पर हवा का प्रतिरोध काम करता है, हमें उस प्रतिरोध को नगण्य करना होगा, तब जाके समय बराबर होगा। चलिए, ये उदाहरण दिया इन्होंने कि भाई जब प्रयोग करते हैं तो उसकी परिशुद्धता हम कैसे लाते हैं। हम प्रयोग जब करते हैं तो बाकी चीज़ों को, उस परिघटना में जो बाकी चीज़ें शामिल हो गई हैं, जो बाकी घटनाएं शामिल हो गई हैं, हम उनके प्रभाव को कैसे हटाते हैं, तब हमारा प्रयोग सफल होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका कि भौतिकी जो है में उत्तेजना क्या है, नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, नई चीज़ों को जानना चाहते हैं। और भौतिकी क्या है, भौतिकी में कितनी ब्रांच हैं, भौतिकी कैसे काम करती है। भौतिकी में क्या है, एक है प्राचीन भौतिकी, ये प्राचीन भौतिकी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। एक है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी में परमाणु के अंदर की जानकारियाँ हो जाती हैं। ठीक, क्वांटम भौतिकी बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम भौतिकी के अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी, परमाणु के अंदर की जानकारी, परमाणु के अंदर की ऊर्जाओं की जानकारी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये सब जो है मोटी मोटी बातें जो हैं वो सारी मैंने लिख दी हैं कि भाई किस किस तरीके से ये भौतिकी को हम पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन से नियम हैं। और वीडियो को देखकर नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप बाद में परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। ये मोटी मोटी सी जानकारी है बस, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक बार आपने देख लिया इस वीडियो को पूरी तरह तो याद रहेगा, कोई इसमें कोई ज़्यादा समस्या कुछ नहीं है, कोई आंकिक सवाल नहीं है, करना कुछ नहीं है। ये वीडियो देख लिया, क्लास में पढ़ लिया आपने, बस ये हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।